हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हमने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझा था। उससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को समझा था। दिस टाइम अब समझने की बारी है बेटा, क्या? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी इसके जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो कहाँ पे आते हैं? एडवांस में भी आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, रिएक्शन बेस्ड। अच्छा, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने बोला मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं बता सकते, मतलब प्योर मेमोरी बेस है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, मेंस में इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। और फिर बता दूं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी एडवांस में भी आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही सिंपल सोबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सोबर, मतलब क्या बताऊं, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये लेक्चर बहुत छोटू सा लेक्चर होने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। तो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, एक बॉश प्रोसेस होता है ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ H2 इज, जो हाइड्रोजन हम बना रहे होते हैं, बॉश प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन बना रहे होते हैं। कहने का मतलब है, पहले हमने वाटर गैस बनाई होती है, वाटर गैस को ही हम आगे शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है ना, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसको हम बॉश प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये हम हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। बस यूं समझ लीजिए कि कार्बन से हमने क्या किया, स्टीम की रिएक्शन कराई, जिसे हमने कोल गैसिफिकेशन बोला। देन उससे CO प्लस H2 बना, जिसे हमने वाटर गैस बोला। फिर हाइड्रोजन को तो आपने अलग किया, उसमें जो CO बची उसकी रिएक्शन फिर हमने स्टीम से करा दी, तो फिर वो रिएक्शन क्या हो गई, और आगे शिफ्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन या बॉश प्रोसेस। और इसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। तो अब इसमें पूछा है भाई कैटलिस्ट बताओ, तो जिसको पता है कि भैया ये कैटलिस्ट होता है, बस होता है, बात खत्म। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके पहले जो मैंने लाइनें बोली वो सब आपको पता होनी चाहिए कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सिन गैस क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कौन है जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो देखिए, एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मैंने कहा ना, जिसने सॉल्ट एनालिसिस, याद करिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग में क्या बोला था, कि अगर केमिकल बॉन्डिंग और हाँ कोऑर्डिनेशन को स्ट्रांग करोगे तो सॉल्ट एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस को स्ट्रांग करोगे तो क्या कहते हैं, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है ना, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड करके जो चैप्टर है, ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो अब सॉल्ट एनालिसिस में हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई एसिड दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है और एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन नहीं देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन है? H2SO4, कंडीशन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और डाइल्यूट HCl, या सॉरी जस्ट अ मिनट, डाइल्यूट HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। अच्छा, यहां पे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HCl, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। तो उनके साथ तो हाइड्रोजन मिलती है, इनके साथ हाइड्रोजन नहीं मिलती है। तो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे भाई, तो यहां पे हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। आयरन और डाइल्यूट HCl की कराएंगे, मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी। और ये जो बचा क्या, ये दोनों ऑप्शन, तो इसके लिए भी जरा समझ लीजिए, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल भी कौन सा, जो एम्फोटेरिक हो, क्योंकि बेस बेस में सॉल्युबल नहीं होता है, एम्फोटेरिक मेटल होना चाहिए। तो मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट
प्लस हाइड्रोजन देता है। ये सारी बातें हमने किस में पढ़ी हुई हैं? ये सारी बातें हमने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ी हैं। तो पहले में हाइड्रोजन निकलेगी, उसको भूल जाओ। इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, अभी तक हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी। इसमें हाइड्रोजन निकलेगी, इसको भी भूल जाओ, क्योंकि हमें तो देखना है किसमें हाइड्रोजन नहीं निकलती। अब रही बात NaCl की, देखो भाई NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन लोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। ओके, तो बेटा इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो सबको पता है कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन आ जाता है। तो NaCl के साथ कैसा है? ये एक्वस है, यानी कि वाटर भी है, H+OH-। तो यहां पे कैटायन में कंपटीशन होगा कि भाई मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं। तो कौन पहले जाएगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है और Na+ ऊपर है, तो ये पहले जाकर के वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, या यूं कहिए पहले जाकर के रिड्यूस हो जाएगा। तो H+ क्या करेगा बेटा? लिबरेट होगा कहां पे? हाइड्रोजन लिबरेट होगा कहां पे? कैथोड पे। और Cl- और OH में भी कंपटीशन हो जाएगा, तो यहां पे कौन लिबरेट हो जाएगा? Cl-। ठीक है ना? तो Cl-। ओके, नाउ एक कैथोड पे तो हाइड्रोजन चला गया, एनोड पे कौन चला गया? Cl चला गया। फाइनली ये बात क्लियर है। तो अब बचा क्या सॉल्यूशन में? Na+OH-। तो ये NaOH फॉर्मेशन में भी यूज हो जाता है, हाइड्रोजन में भी फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, NaOH फॉर्मेशन में भी यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, और बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट हाई टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन, देखिए पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन, दो तरह की हाइड्रोजन होती है, ऑर्थो और पैरा। तो ये मेमोरी बेस पॉइंट है कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेमोरी बेस पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि एट हाई टेम्परेचर पे जो पैरा हाइड्रोजन है दैट इज लेस स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू, ये भी मेमोरी बेस है। दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। ओके, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है बेटा, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के जो क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है। तो यहां पे फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या नहीं है? देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। H2O2 H2O प्लस O में ब्रेक हो सकता है, हाँ या ना? और H2O2 प्लस O H2O प्लस O2 में भी जो हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों काम कर सकता है, प्लस ब्लीचिंग का तो काम करता है, बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही स्ट्रक्चर बताइए साहब। याद करिए डाइहेड्रल एंगल पूछे जाते हैं लाइक दिस, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, ठीक है ना? तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाई सही स्ट्रक्चर बताइए। ये होती है, दो फॉर्म में पाया जाता है, गैस और सॉलिड में। गैस में डाइहेड्रल, डाइहेड्रल बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे जिसमें दो क्या कहते हैं फेस होते हैं, है ना, दो प्लेन होते हैं, उनके बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल। ओके, तो ये गैस में ज्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो और पैरा किस में डिफर होते हैं? भाई दोनों न्यूक्लियस में डिफर होते हैं, ऑर्थो में सेम स्पिन होता है, पैरा में अपोजिट स्पिन होता है। तो अपने न्यूक्लियस के स्पिन के मामले में ये क्या होते हैं बेटा? अलग होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। याद है तो मैंने कहा था, याद करो पहले लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि पीरियोडिक टेबल में कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अगर भाई आपको कंसेप्ट क्लियर है, याद है, फंडे क्लियर है, लूट लो नंबर जितने लूट सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस, देखिए क्लार्क प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं? हार्डनेस को दूर करते हैं, इंप्योरिटीज को दूर करते हैं। अब पूछा जाता है कि भाई
इसमें क्या मिलाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? क्या हो गया भाई? हैंग हो गया, जस्ट ए सेकेंड। अब सही है, चलो। क्या मिलाते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। ओके, चलिए। क्लार्क मेथड में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है ना, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाइड्रोलिथ विद डाई हाइड्रोजन? अब इनमें से वो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोलिथ बनाएगा? तो भाई मेरे कैल्शियम हाइड्राइड को, आई रिपीट, कैल्शियम हाइड्राइड को, CaH2 को हम हाइड्रोलिथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम के से जानते हैं बेटा? हाइड्रोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसका एक तरह का कॉमन नेम मान लीजिए। सबसे हल्की गैस कौन सी है भाई? हाइड्रोजन है। और कौन सी है? हटाइए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल। देखिए, प्लेटिनम हो गया या आपका पैलेडियम हो गया, इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनमें हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इस तरह की मतलब जो एब्जॉर्ब की गई जो हाइड्रोजन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ऑक्लूजन, या ठीक है ना, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन रिजेंबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? किसमें है जिसमें वो रिजेंबल करते हैं? यूजली तो बहुत सी प्रॉपर्टीज उनकी डिफर होती हैं, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें वो काफी सिमिलरिटी शो करते हैं? तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एक लाइन का आंसर है, केमिकल प्रॉपर्टीज में वो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। चलिए, जियोलाइट इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर, द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज्ड विद। देखिए, जियोलाइट का यूज परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में किया जाता है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में किया जाता है, तो कौन से आयंस को वो क्या कहते हैं वहां से रिमूव कर रहा होता है? सोडियम। वो कर रहा होता है बेटा कैल्शियम आयंस को और मैग्नीशियम आयंस को। तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है भाई? यहां पे सिर्फ कैल्शियम आयन दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। वेरी सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। भाई क्या बताऊं, सबको पता है, D2O। क्या है? D2O। ये बात समझ में आई? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि आंधी तूफान की तरह ये लेक्चर चलेगा भाई। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप देख लीजिए, इतने सिंपल क्वेश्चंस है, इतने सिंपल क्वेश्चंस है, मतलब 30-30 सेकंड का आपको टाइम लगेगा और फुल मार्क्स दे करके जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्योर हाइड्रोजन चाहिए। कैसी हाइड्रोजन चाहिए बेटा? बहुत ही प्योर हाइड्रोजन चाहिए, है ना, 99% प्योर हाइड्रोजन। कैसे बनाई जा सकती है? तो एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनाई जा सकती है। 99% प्योर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। मेमोरी बेस है, पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई किससे बन सकती है? भाई एक्वस बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड से। आगे, द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन्स आर। किसको नहीं पता कि 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। एक तरफ आपके सामने लिक्विड वाटर दिया है, एक तरफ आइस दिया है, एक तरफ इम्प्योर वाटर दिया। तो देखिए भैया, आइस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये तो लिखा के रख लो। एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या कर रहा होता है बेटा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है इन केस ऑफ आइस। इन केस ऑफ आइस, बात समझ में आई? आइस के केस में, किसके केस में? आइस के केस में वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। तो भैया सबसे ज्यादा तो किस में होगा? बी में होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे ज्यादा बी में होगा। भाई बी के अलावा मुझे यहां कहीं कोई और ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा, यानी कि फाइनल आंसर इसका डी होगा। लेकिन चिंता मत करो, हाँ,
मैं इसको बाकी भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। तो देखिए सबसे ज्यादा आइस में होगा तो वो तो B1 में ही सबसे ज्यादा दिया है, इसलिए हमें तुरंत वो चीज पकड़ में आ गई। मैंने कहा ना किस्मत बहुत अच्छी होगी तो 3-3 ऑप्शन भी गलत होंगे, ठीक है ना, नहीं तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही आउटराइट क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे ज्यादा आइस में होगी, ये तो क्लियर है। अब बात आती है लिक्विड वाटर, इम्प्योर वाटर। देखिए इम्प्योरिटी आने से क्या होता है, वही वाली बात आ जाती है, इम्प्योरिटी आने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस, देन लिक्विड वाटर, देन इम्प्योरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फॉर क्या है भाई, कन्वीनियंट प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन लेबोरेटरी, यानी कि D2O2 हमें बनाना है, या सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, उसके लिए बेस्ट हमें जो रीएजेंट जो भी कंपाउंड लेना है प्रिपरेशन के लिए वो क्या लेंगे। तो देखो यार उसके लिए ये लिया जाता है K2S2O8, बात समझ में आ रही है। H2S2O8 को कहते हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम परऑक्सी डाई क्या बोलेंगे, सल्फेट। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो ये K2S2O8 का यूज किया जाता है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, इसके साथ हम क्या करेंगे बेटा, D2O का यूज करेंगे, D2O का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे अपना D2O2 बनकर के तैयार हो जाएगा, अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आई रिपीट D2O2 बनकर के तैयार हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा आता है वो क्या आता है बेटा, A, क्या आता है, A, ठीक है। चलिए मतलब एक तरह का थोड़ा सा मेमोरी बेस ही था और कुछ भी नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है भाई, बॉन्ड लेंथ। तो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। OO बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, क्या पूछी गई है, OO बॉन्ड लेंथ, और कंपेयर किया गया है किसको, H2O2 को कंपेयर किया गया है, ठीक है, किसको कंपेयर किया गया है, H2O2 को कंपेयर किया गया है किससे, O2F2 से, किससे, O2F2 से। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मान लो OO बॉन्ड लेंथ है इन H2O2 इज X, अगर ये X बॉन्ड लेंथ है किसमें, OO में, किसमें, H2O2 में, तो भाई देन द OO बॉन्ड लेंथ इन F2O2 वो कैसी होगी, X मतलब जो है वो उसकी OO बॉन्ड लेंथ से कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी। तो अगर इसको X माना है तो इसको हम Y माने लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। OO बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज X, हाँ, देन द OO बॉन्ड लेंथ इन O2F2, ठीक है ना। तो अगर इसको उसने X माना है तो उसको Y माने लेते हैं। अब इसमें लगाए देते हैं क्या, बेंड्स रूल, क्या लगाए देते हैं, बेंड्स रूल। ओके, तो बेंड्स रूल क्या कहता है, जहां परसेंटेज ऑफ क्या कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होंगे, जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो ये जो OH बॉन्ड है ये अपने इस बॉन्ड में क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को बढ़ा देगा, यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को क्या करेगा, OH में बढ़ा देगा। अब जब यहां परसेंटेज ऑफ OH बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये अपनी तरफ एस कैरेक्टर खींचेगा। तो यहां पे क्या होगा, OO बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और जब परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। अच्छा इसका उल्टा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ यहां पर क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर OF बॉन्ड में बढ़ा लेगा। ये क्या करेगा, अपनी तरफ P कैरेक्टर खींचेगा, ये भी अपनी तरफ P कैरेक्टर खींचेगा। तो बीच में क्या होगा, S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो X है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, Y से। X क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए Y से। अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, जरा ध्यान से देखना आगे क्या हो रहा है। आगे ये पूछ रहा है कि OH बॉन्ड भी तो है, हाँ, OH की भी तो अपनी एक बॉन्ड लेंथ है इन H2O2 और वो क्या है, Y, और वहीं पे OF बॉन्ड में भी अपनी एक बॉन्ड लेंथ है, उसका क्या करूं भाई, हाँ।
तो जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। यहां पे OH बॉन्ड लेंथ को उसने क्या माना है, Y माना है, क्या माना है, Y। तो भाई सीधी सी बात है, OH बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा है तो यहां पे बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी, यहां P कैरेक्टर ज्यादा है तो यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के X और Y को इसने फाइनली पूछ लिया, क्या पूछ लिया, X और Y को। तो बाय द एंड समरी इज दिस, एक बात ध्यान रखना माय डियर, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। X क्या है यहां पर मैं क्लियर कर दूं, OO बॉन्ड लेंथ, और Y क्या है यहां पर, OH बॉन्ड लेंथ। ये बात समझ में आ गई। तो X जो है ये बड़ी है, ठीक है ना, किसमें, H2O2 में, किससे, O2F2 से। तो A तो लॉन्गर है, तो यानी कि X जो है वो क्या है, लॉन्गर है। तो भाई एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा, नहीं सॉरी वेट अ मिनट, एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। ये बात समझ में आई। अब बचा कौन, ये दो बचे, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखना, X लॉन्गर है और Y जो OH बॉन्ड है वो शॉर्टर है। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, और C ही है यहां पर। तो बेंड्स रूल अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैच कराना है, टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड है। कोबाल्ट कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है इसमें, सिनगैस और निकल कैटलिस्ट, ये वो। अच्छा इनमें क्या करना चाहिए, कभी कभी अगर बाई द वे मान लो नहीं समझ में आए, मान लो मेरे को नहीं पता 2 मिनट के लिए मान लो, तो जो ऐसा तो नहीं है कि 4 ऑप्शन दिए हैं चारों ही सफा चट्टों, ऐसा तो नहीं है मामला। अगर ऐसी स्थिति है तो भाई पेपर ही देने काहे जा रहे हो, मत जाओ। तो कोई तो पता होगा, तो उसके ऊपर फोकस करो, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व होने की स्थिति में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोल गैसिफिकेशन का यूज वाटर गैस बनाने में होता है। आई रिपीट, कोल गैसिफिकेशन का यूज वाटर गैस बनाने में होता है, जिसे सिन गैस भी कहते हैं। क्या मतलब, कोल गैसिफिकेशन क्या है, कार्बन को ले लो, कोल गैसिफिकेशन यानी कि कोल मतलब कार्बन मान लो, कोक पाउडर, और उसको गैस बना दो, कोल को गैस बना दो। तो कार्बन की रिएक्शन हमने किससे कराई, स्टीम से कराई, किससे कराई, स्टीम से कराई, स्टीम से कराई। तो भैया यहां पे CO+H2 का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। ये बात समझ में आई। तो बी का आंसर 3 होना चाहिए। आओ चेक करें बी कहां पे 3 है। अरे बाप रे, बी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। चलो कोई बात नहीं, 3 में 3 है, तो एक तो पता चला कि बी तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। आओ बाकी 3 को भी निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन अब भी अभी बता करके चुका हूं, NaCl एक्वस, हाँ या ना। कंपटीशन होगा, NaOH रह जाएगा, H2O कैथोड पे जाएगा, Cl एनोड पे जाएगा, याद आया, H2+Cl2 प्रोडक्शन। तो भैया डी का आंसर 1 होना चाहिए। तो डी का आंसर 1, ओहो, एक तो इसमें है, एक इसमें है। चलो थोड़ी तो हेल्प मिली, कम से कम 2 ऑप्शन तो उड़ गए। अब देखिए बी का आंसर पता है 3 होना चाहिए, और डी का आंसर पता है 1 होना चाहिए। अब हमारे सामने बचता है कौन, कोबाल्ट कैटलिस्ट और निकल कैटलिस्ट। क्या बचता है, कोबाल्ट कैटलिस्ट और निकल कैटलिस्ट। तो भाई निकल कैटलिस्ट जो होता है वेल नोन कैटलिस्ट, मतलब कई बच्चों को बहुत मतलब अगर किसी ने भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा है तो वो आराम से इस चीज को जानता होगा कि इसका यूज जो होता है, आई रिपीट, इसका जो यूज होता है वो वाटर गैस प्रोडक्शन में होता है। किस में होता है, वाटर गैस प्रोडक्शन में होता है। यानी कि सी का आंसर 2 होना चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। फाइनली इसका आंसर सी है। यानी कि अगर कोबाल्ट कैटलिस्ट मुझे नहीं भी पता है कि वो मेथेनॉल सॉरी, कोबाल्ट कैटलिस्ट अगर नहीं भी पता है मुझे, मान लो कि वो मेथेनॉल प्रोडक्शन में यूज होता है, तो भी मैंने 3 ऑप्शन से आंसर निकाल लिया।
ये बात समझ में आई? मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके हार मान जाएं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना चाहिए, कोई तो पहचानने में आएगा, कहीं से तो एक आइडिया मिलेगा कि यार अगर इसका ये है तो देखिए, जैसे अपन को पहली बार में जब अपन ने बी को 3 फाइनल किया तो पहली बार में अपन को पता चला कि यार इसमें सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक करना चाहिए लॉजिकली। आइडिया लगाने को नहीं कह रहा, गैस करने को नहीं कह रहा, क्या करने को कह रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हाइड्रोजन एंड्स कंपाउंड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। रिवीजन भी आप करेंगे तो हाफ एन आवर में फ्री हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट शानदार चैप्टर के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।